नमस्कार मित्रों, जीत आईएएस की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो आपका शिक्षण अभिरुचि पाठ है, लोक सेवा आयोग द्वारा जो आपकी लेक्चरर की भर्ती निकली है, उसके अंतर्गत जो आपका शिक्षण अभिरुचि वाला भाग है, उसमें हमने एक पेपर सेट किया है। तो आज डिस्कस करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं और पिछले सालों का पैटर्न क्या रहा है और किस तरह से आपको आयोग जो है प्रश्न पूछ सकता है। बहुत बढ़िया प्रश्न बना रखे हैं। इसमें से कई प्रश्न ऐसे हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं और तो उसके अंतर्गत हमने ये पेपर सेट किया है। तो हमने बात करते हैं जो आपका शिक्षण अभिरुचि है, जहां से हमारा भारतीय शिक्षा का जो विकास शुरू होता है वो स्वतंत्रता के बाद का है। उससे पहले आपके इसमें जो है आयोग या जो भी विकास हुआ था उसके बारे में इसमें चर्चा नहीं है। आपके जो शिक्षण अभिरुचि का सिलेबस आयोग द्वारा दिया गया है, तो उसी के अनुसार हमने प्रश्न बनाए हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है हमारा, राधाकृष्णन आयोग की नियुक्ति कब की गई थी। हालांकि ये आपको लग रहा होगा कि बहुत सरल प्रश्न है। देखिए, इससे रिलेटेड हम कुछ और चीजें भी डिस्कस करेंगे। जैसे जो राधाकृष्णन आयोग था, पहला एक प्रश्न इसमें यह बन सकता है कि स्वतंत्र भारत में गठित होने वाला शिक्षा के लिए पहला आयोग कौन था। पहला प्रश्न तो यह बनेगा आपका, स्वतंत्र भारत में, ठीक है, गठित होने वाला प्रथम आयोग कौन सा था, गठित होने वाला। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि वो क्या था, राधाकृष्णन आयोग था, पहला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न इससे यह बनता है कि जो राधाकृष्णन आयोग है इसको विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। विश्वविद्यालय, एक्चुअली हुआ क्या था, जो ये राधाकृष्णन आयोग था ये आपका विश्वविद्यालयों के लिए जो आपकी हायर एजुकेशन है उससे रिलेटेड आयोग था। अर्थात इसमें जो बातें की गई थी, जो सिफारिशें की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी, राधाकृष्णन आयोग द्वारा। ये किसके लिए थी, ये मुख्यतः आपका विश्वविद्यालय के लिए थी। यानी कि जो विश्वविद्यालय है आपका, हायर एजुकेशन है, उस एजुकेशन के लिए इन्होंने सुझाव दिए। और तो इसमें ऑप्शन है हमारे 4 नवंबर 1947, 4 नवंबर 1948, 4 नवंबर 1949 1949 और 4 नवंबर 1950। तो आपका प्रश्न बनता है, इसमें से एक पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सी ऐसी डेट है जिस दिन राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया था। एक्चुअली क्या होता है, जब भी आयोग गठित किया जाता है ये काम सरकार का होता है, तो सरकार नियुक्ति करती है। तो इस समय क्या डेट थी, तो वो थी आपकी 4 नवंबर 1948। राधाकृष्णन आयोग की जो नियुक्ति की गई थी वो 4 नवंबर 1948 को की गई थी। मैंने रिलेटेड 2 क्वेश्चन और इससे बताए कि स्वतंत्र भारत में गठित होने वाला पहला आयोग, नंबर 1। नंबर 2, इसको विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक प्रश्न तो ये बनता है आपका। दूसरा प्रश्न ये बनता है, तीसरा प्रश्न ये बनता है। ठीक है, प्रश्न भले ही हमने इसमें जितने भी लिखे हैं उससे अलावा कौन कौन से प्रश्न उस आयोग से, उससे संबंधित बन सकते हैं, हम उसके बारे में भी आपके साथ चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है, राधाकृष्णन आयोग को कितने विषयों के जांच के लिए कहा गया था। यानी कि उनको जो विषय दिए गए थे, मुख्यतः विषय क्या था, विश्वविद्यालय। ठीक है, जो विश्वविद्यालयी शिक्षा है, यानी कि हायर एजुकेशन जो है, उच्च शिक्षा जो है, उसकी बात की गई। और उसमें जो विषय रखे गए थे जांच के लिए, पहला है ऑप्शन आपका 15 विषय, दूसरा है 18 विषय, और तीसरा है 20 विषय, और चौथा है 25 विषय। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको आएंगे। तो 4 ऑप्शन में से आपका जो आंसर होगा, इनको 20 विषय थे, उन 20 विषयों की जांच के लिए इनसे कहा गया था कि इन 20 विषयों की आप क्या कीजिए, जांच कीजिए, इन पर अपना सुझाव दीजिए। ये मुख्यतः हायर एजुकेशन के लिए था। और इसके जो आपके अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उन्हीं के नाम पे इसको राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। राधाकृष्णन थे इसके अध्यक्ष, इसलिए इसको राधाकृष्णन आयोग। विश्वविद्यालयों के लिए था, इसलिए इसको विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राधाकृष्णन आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को कब सौंपा। यह भी एक प्रश्न बनता है। देखिए, कई बार क्या होता है
कि टाइम ड्यूरेशन भी आता है कि कितना लगा इसको, अपना जो विवेचन है, इन्होंने जो चर्चा की, परिचर्चा की, जो इन्होंने शोध किए, जो इन्होंने रिसर्च किया, जो इन्होंने डेटा आपका कलेक्ट किया, तो उसमें कितना टाइम लगा। तो इसमें आपका इनका समय लगा लगभग 1 वर्ष का, और 25 अगस्त 1949 को इन्होंने अपना प्रतिवेदन गवर्नमेंट को सौंप दिया, सरकार को सौंप दिया। ठीक है, 25, इसमें तो आपके ऑप्शन है 15 अगस्त 1949, 20 अगस्त 1949, 25 अगस्त 1949, 30 अगस्त 1949। तो आपका आंसर होगा 25 अगस्त 1949 यानी कि 1949। क्या आंसर होगा आपका? 25 अगस्त 1949। ठीक है, तो पहला तो हमने प्रतिवेदन देखा, इसका कितने विषयों की जांच के लिए कहा गया था, और अगला हमारा प्रश्न आया, राधा कृष्ण आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को कब सौंपा? ये सौंपा 25 अगस्त 1949 को। अगला प्रश्न है, राधा कृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालयी शिक्षकों के लिए 1 सप्ताह में अधिकतम कितने घंटे का शिक्षण कार्य की बात की थी? ठीक है, बात क्या हो रही है आपकी? उच्च शिक्षा के लिए हो रही है। हम उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं, और उच्च शिक्षा में हम कह रहे हैं कि जो शिक्षकों के टीचिंग के घंटे हैं, जो टीचिंग आवर हैं, वो कितने निर्धारित किए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन है आपके, नंबर 1 15 घंटे, नंबर 2 18 घंटे, नंबर 3 20 घंटे, और नंबर 4 25 घंटे। तो इसका जो उत्तर है यह है आपका 18 घंटे मैक्सिमम था ये, कि इससे ऊपर आपके जो है टीचिंग आवर नहीं होने चाहिए। यानी कि जो शिक्षण कार्य करेंगे आप 1 सप्ताह के अंतर्गत, 1 सप्ताह में इन्होंने ये कहा कि जो शिक्षक हैं उसके लिए क्या होना चाहिए? 18 घंटे से अधिक शिक्षण कार्य नहीं होना चाहिए। 1 सप्ताह का है ये। हर आयोग ने अलग अलग दिए। जैसे आप आरटीई में पढ़ते हैं, राइट टू एजुकेशन, काफी आपका पॉपुलर सब्जेक्ट है वर्तमान समय में, कि कितने कितने घंटे हैं। तो इन्होंने कहा कि भैया 45 घंटे होने चाहिए मैक्सिमम। उसी प्रकार राधा कृष्णन आयोग ने भी कहा, क्योंकि ये उच्च शिक्षा के लिए था, और आरटीई आपका निःशुल्क अनिवार्य एवं जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 2009, उसके द्वारा कहा कि भैया, क्योंकि 6 से 14 साल तक था, जिसमें उच्च प्राथमिक और प्राथमिक 2 आपके क्या आते हैं, स्कूल आते हैं। तो उसमें इन्होंने कहा कि 45 घंटे मैक्सिमम होने चाहिए आपका। ये भी एक प्रश्न बनता है। तो इसी प्रकार इन्होंने कहा कि 18 घंटे मैक्सिमम क्या होगी, आपके शिक्षण कार्य होगा एक शिक्षक द्वारा। अगला है, राधा कृष्णन आयोग ने परीक्षाओं के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के लिए न्यूनतम प्राप्तांक, जो प्राप्तांक है, उसकी कितनी सिफारिश की थी? देखिए क्या होगा ना, जब आप प्राप्तांक के स्तर को ऊंचा उठा देंगे, अर्थात आप जो फर्स्ट डिवीजन है और सेकंड डिवीजन है, ठीक है, इसके अलावा थर्ड डिवीजन है, इन्होंने कहा इसके लिए क्या होने चाहिए, अंक जो होने चाहिए निर्धारित होने चाहिए, और वो निर्धारित इस तरह से होने चाहिए कि उससे क्या है, शिक्षा में गुणवत्ता आए, उसका स्तर ऊंचा उठे। ठीक है, तो इन्होंने ये जब ये कहा, तो इन्होंने फर्स्ट के लिए जो है 70%, ऑप्शन है आपका 75, 45, 33, 70, 55, 40। तो ठीक है, तो इस प्रकार के ऑप्शन हो सकते हैं आपके। तो इसमें जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 70%, ये फर्स्ट डिवीजन के लिए, और सेकंड डिवीजन के लिए आपका आएगा 55, और थर्ड डिवीजन के लिए आएगा 40। ठीक है, ये ऑप्शन है इसमें। पहले जो आपकी फर्स्ट पोजीशन आएगी, यानी कि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले जो विद्यार्थी होंगे हायर एजुकेशन में, उनके लिए 70% निर्धारित होना चाहिए, और 55 किसके लिए निर्धारित होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका किसके लिए, सेकंड डिवीजन के लिए, द्वितीय श्रेणी के लिए, और तृतीय श्रेणी के लिए 40%, यानी कि 40% आपके क्या होने चाहिए, मार्क्स निर्धारित होने चाहिए, प्राप्तांक निर्धारित होने चाहिए। ये एक बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि शिक्षा की स्तर को बढ़ाने की बात चल रही है, जो आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है अभी। ठीक है, तो उसमें भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि शिक्षा की गुणवत्ता को क्या किया जाए, सुधारा जाए। तो इसलिए इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रहना चाहिए कि प्राथमिक के लिए जो आपका प्रथम श्रेणी में पास होगा वो होगा 70% में, और जो द्वितीय श्रेणी में आपके क्या होंगे, उत्तीर्ण होंगे, उनके लिए 55% अंक होंगे, और जो तृतीय श्रेणी में होंगे वो 40% अंक होंगे। अब एक बात यह आती है, जब हायर एजुकेशन की बात आती है तो उसमें उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए
आपका जो माध्यम है, मीडियम है, किस भाषा को चुना, किसका सुझाव दिया उन्होंने, तो उसमें बात करते हैं। एक तो है ऑप्शन आपका अंग्रेजी भाषा, दूसरा है प्रादेशिक भाषा, तीसरा है संघीय भाषा, चौथा है अपनी सुविधा अनुसार। एक्चुअली जो आपकी अंग्रेजी भाषा है, और ये तो आप देखते ही हैं हमारे वहाँ जो सरकारी कामकाज है 2 भाषाओं में होता है। एक तो होता है आपका अंग्रेजी में, ठीक है, और दूसरा होता है आपका हिंदी में। दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है हमारे वहाँ सरकारी कामकाज में। अब अंग्रेजी भाषा का प्रयोग तो होता ही है, इसके अलावा कुछ प्रादेशिक भाषाएं भी हैं आपकी। हमारे वहाँ जो है, जो संविधान की हमारी 8वीं अनुसूची है, उसमें 22 भाषाओं को, 22 क्षेत्रीय भाषाओं को क्या दिया गया है, उसमें स्थान दिया गया है। 22 भाषाएं हैं उसमें, तो वो प्रादेशिक भाषाएं, दूसरा ऑप्शन ये है कि प्रादेशिक भाषाओं में उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए। तीसरा है संघीय भाषा, चौथा है अपनी सुविधा अनुसार। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो उसमें है कि प्रादेशिक भाषा में क्या दी जानी चाहिए, आपकी हायर एजुकेशन दी जानी चाहिए। उच्च शिक्षा का जो माध्यम होगा वो क्या होगा, आपका प्रादेशिक भाषा होगा। ठीक है, ये भी राधाकृष्णन आयोग का क्या था, एक महत्वपूर्ण सुझाव था। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने क्या कहा कि जो कृपांक आप देते हैं, ठीक है, कृपांक जैसे क्या होता है, कई बार आप लोगों को जैसे उत्तराखंड में आप देखते होंगे, जनरली कुमाऊं यूनिवर्सिटी से अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है, आपका 3 मार्क्स का आपको जो आपका ये कृपांक है ये दिया जाता है। जैसे हमारे वहाँ जो पास होने के लिए है वो है 33%, या ये कहें जैसे 100 में से आपके मार्क्स आए कितने, 30, तो आपको जो पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए कितने, 33। तो क्या करते हैं, जो विश्वविद्यालय होता है वो क्या करता है, 3 नंबर का आपको वहां से क्या दे देता है, अपनी तरफ से कृपांक दे देता है, आपके ऊपर कृपा कर देते हैं। ठीक है, तो इसको उन्होंने कहा कि किस आयोग ने ये कहा कि ये कृपांक जो है इसको खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब हम गुणवत्ता की बात करते हैं तो कृपांक नहीं दिया जाना चाहिए। ये तो ऐसा हो गया कि किसी बच्चे को इस कक्षा से अगली कक्षा में भेज दिया जाए। ठीक, तो इसमें एक राधाकृष्णन आयोग है आपका, मुदालियर कमीशन है, कोठारी कमीशन हो गया, उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है। तो ये राधाकृष्णन आयोग ने कहा था कि जो कृपांक देने की व्यवस्था है उसको खत्म कर दिया जाए। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए इनको, जितने भी प्रश्न हैं इसमें से कई प्रश्न आपको, जब आपका आयोग का पेपर होगा, प्रश्न पत्र होगा 21 मार्च को, तब आपको ये प्रश्न, इसमें से कई प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, इन्होंने धार्मिक शिक्षा की भी बात की थी। धार्मिक शिक्षा के बारे में किस आयोग ने कहा कि डिग्री के प्रथम वर्ष में सभी धार्मिक नेताओं की जीवनी पढ़ाई जानी चाहिए। अब यह है, इसमें ऑप्शन है कोठारी कमीशन, राधाकृष्णन आयोग, ज्ञान आयोग और मुदालियर आयोग। इन 4 आयोगों में से कौन सा ऐसा आयोग है जिन्होंने ये कहा था कि धार्मिक शिक्षा जो है, वैसे तो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, हमारा तो जो कि है आर्टिकल है आपका 28, वो यही कहता है कि नहीं देंगे आप करके, जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है जो पूर्णतः सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं। देखिए, पूर्णतः अर्थात एड भी कौन दे रही है, सरकार दे रही है, और उसका प्रशासन भी सरकार देख रही है। तो वहां पर क्या नहीं होगी, आपकी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक, लेकिन किस आयोग ने इसमें से कहा कि जो आपका स्नातक डिग्री का प्रथम वर्ष होता है, जो आपका स्नातक का प्रथम वर्ष है, ठीक है, स्नातक के प्रथम वर्ष में आपको क्या दी जानी चाहिए, धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, आपका धार्मिक नेताओं की जीवनी पढ़ाई जानी चाहिए। धार्मिक नेता हुए हैं जैसे जिन्ना, ठीक है, या मोहम्मद साहब आप कह सकते हैं, या जीसस क्राइस्ट आप कह सकते हैं, जिन्होंने अपने अपने धर्मों की स्थापना की, बुद्ध की कह सकते हैं, जैन धर्म में महावीर स्वामी की कह सकते हैं। तो इनके जीवनियां जो हैं स्नातक प्रथम वर्ष में पढ़ाई जानी चाहिए। ये किसने कहा, ये कहा आपका राधाकृष्णन आयोग ने। बड़ा बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न बन रहा है यहाँ से। तो इस प्रश्न को आप देखिए कि धार्मिक शिक्षा के लिए किसने कहा, किस आयोग ने कहा कि आपका धार्मिक शिक्षा स्नातक प्रथम वर्ष में पढ़ाई जानी चाहिए। तो ये कहा था आपका राधाकृष्णन आयोग ने। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, विश्वविद्यालय स्तर पर एनसीसी और एनएसएस की सिफारिश किस आयोग ने की है। इसमें से 4 आयोग हैं आपके। पहला कोठारी आयोग,
दूसरा मुदालियर आयोग, तीसरा राधाकृष्णन आयोग, चौथा ज्ञान आयोग। देखिए जो एनएसएस और एनसीसी, देखिए छात्र कल्याण की बात आपके हायर एजुकेशन में वो की थी राधाकृष्णन आयोग ने, और उन्होंने कहा था उच्चतर स्तर पर आपकी एनसीसी और एनएसएस की स्थापना की जानी चाहिए, एनसीसी की स्थापना और एनएसएस की स्थापना की जानी चाहिए। ये महत्वपूर्ण सुझाव है इनका, किसका? राधाकृष्णन आयोग का। तो इसका उत्तर होगा आपका राधाकृष्णन आयोग। इन्होंने कहा था जो आपकी उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन है, वहां पर एनएसएस और एनसीसी की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस आयोग ने मध्याह्न के समय पौष्टिक आहार देने की सिफारिश की? देखिए मध्याह्न के समय, हालांकि हमारे वहां जो है हायर एजुकेशन में या माध्यमिक स्तर में तो अब हो गया है, पहले हमने क्या किया, प्राथमिक स्तर में मध्याह्न भोजन आपकी शुरुआत की जो 1995 से आपके चली। उसमें क्या हुआ कि मध्याह्न में आपका क्या दिया जाता था, तो मध्याह्न भोजन में शुरू में चावल देने की व्यवस्था थी, बाद में उन्होंने जो है भोजन माता को भी इंट्रोड्यूस किया, भोजन माता की व्यवस्था की, उसके बाद खाना पका के दिया जाने लगा। अब वर्तमान समय में उसमें अंडे, फल, ये चीजें भी आपकी सम्मिलित कर दी गई हैं। तो सर्वप्रथम किस आयोग ने कहा कि जो मध्याह्न का समय है उस समय क्या दी जानी चाहिए, पौष्टिक भोजन दिया जाना चाहिए? तो उसमें क्या है आपका, पहला है कोठारी कमीशन, दूसरा है मुदालियर आयोग, तीसरा है राधाकृष्णन आयोग, चौथा है नई शिक्षा नीति। तो आपका उत्तर है राधाकृष्णन आयोग। राधाकृष्णन आयोग ने सर्वप्रथम कहा था कि मध्याह्न के समय छात्रों को, छात्राओं को, बालकों को, बालिकाओं को क्या दिया जाना चाहिए, पौष्टिक भोजन दिया जाना चाहिए। किस समय पे? मध्याह्न के समय पे। अगला है, मुदालियर कमीशन की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? देखिए जो ये मुदालियर कमीशन है, इसके लिए 4 ऑप्शन हमने दिए हैं। मुदालियर कमीशन नियुक्ति भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? एक है 23 सितंबर 1951, दूसरा है 23 सितंबर 1952, तीसरा है 23 सितंबर 1953, चौथा है 23 सितंबर 1954। तो आपका सही आंसर है 23 सितंबर 1952 में। अब देखिए जो ये मुदालियर थे, जैसे हमने इससे पहले जितने भी प्रश्न पढ़े हमने राधाकृष्णन आयोग से पढ़े। हमने कहा कि राधाकृष्णन आयोग से जो है आपके जो प्रश्न आए हैं उसमें क्या था, मेनली राधाकृष्णन आयोग जो था आपका वो हायर एजुकेशन के लिए था। अब इसके बाद क्या हुआ कि भारत सरकार ने, क्योंकि जो ये आपका एडवाइजरी बोर्ड था उसने सिफारिश की कि भैया आपने उच्च शिक्षा के लिए भी एक आयोग का गठन किया है, और इसी तरह से आप क्या कीजिए, जो माध्यमिक शिक्षा है, ठीक है, वो महत्वपूर्ण है, उसके लिए भी एक आयोग की सिफारिश कीजिए आप करके। तो आपका जो सरकार है, गवर्नमेंट थी उस समय कांग्रेस की, तो उन्होंने ये कहा कि एक हम क्या बनाते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग बनाते हैं। तो उसी का नाम जो है मुदालियर आयोग या मुदालियर कमीशन भी आपका कहा जाता है। ये आपका जो आयोग था ये था आपका माध्यमिक के लिए, ठीक है, ये माध्यमिक के लिए था, अर्थात माध्यमिक शिक्षा के लिए इसको आपका बनाया गया था। ये कब आया था आपका? 23 सितंबर 1952 में। अगला है, मुदालियर आयोग ने अपना प्रतिवेदन कितने भागों में विभाजित किया था? देखिए प्रतिवेदन जो है हिंदी का वर्ड है, इसका जो है इंग्लिश होता है आपका रिपोर्ट, ठीक है। जो आपने उन्होंने रिपोर्ट दी वो कितने भागों में आपकी विभाजित थी? तो इससे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन पहला है 12 अध्याय में, कितने भागों में विभाजित था ये? तीसरा है 13 अध्याय में, चौथा 14, 15वां है आपका, चौथा जो ऑप्शन है 15 अध्याय में। अर्थात जो रिपोर्ट आपकी मुदालियर कमीशन माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा दी गई वो कितने भागों में विभाजित थी? वो थी आपकी 15 अध्याय में या 15 भागों में विभाजित थी। एक प्रश्न ये बनता है, तो इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। एक प्रश्न और बन रहा है इससे, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितने वर्ष निर्धारित करने की सिफारिश की है? तो इसमें आपके ऑप्शन है, पहला 4 वर्ष, दूसरा 5 वर्ष, तीसरा है 6 वर्ष, चौथा है 7 वर्ष। तो आपका उत्तर होगा यहां पे कितना? 7 वर्ष, ठीक है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न यहां पे बन रहा है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा के लिए ही था, इसलिए माध्यमिक स्तर पर आपने इसने जो है कितने
वर्ष के लिए कहा कि इतने वर्ष क्या चलनी चाहिए, आपकी माध्यमिक शिक्षा चलनी चाहिए। इन्होंने जो आपकी एज ग्रुप था 11 से 18 तक इन्होंने निर्धारित की थी, तो उन्होंने कहा था इसमें क्या दी जानी चाहिए, आपकी माध्यमिक शिक्षा दी जानी चाहिए, मुदालियर कमीशन ने 11 से 18 तक। ठीक। हिंदी को विद्यालय स्तर पर अनिवार्य भाषा बनाए जाने का सुझाव किस आयोग ने दिया था? हिंदी को विश्वविद्यालय स्तर पर अनिवार्य भाषा बनाए जाने का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो इसमें आपके ऑप्शन आएंगे कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग और ज्ञान आयोग। तो हिंदी को विद्यालय स्तर पर अनिवार्य भाषा बनाए जाने का सुझाव आपको किसने दिया था? मुदालियर आयोग ने। ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आपके आयोग द्वारा, यूकेपीएससी द्वारा, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक। अब एक बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यहां पे भी बनता है, सर्वप्रथम किस आयोग ने अंकों के स्थान पर मूल्यांकन में ग्रेड सिस्टम को लागू करने की सिफारिश की है? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये पूछा जाता है, क्योंकि क्या होता है ना, कई सारे प्रश्न जो हैं आपके उसमें क्या होता है कि ऐसे हैं, वो कई आयोगों ने उनकी क्या की थी, सिफारिश की थी। तो सर्वप्रथम देखिए, प्रश्न पूछने की प्रकृति देखिए, सर्वप्रथम एक प्रश्न तो ये आ सकता है कि सर्वप्रथम किसने कहा था, एक प्रश्न तो ये है। ठीक है। और दूसरा प्रश्न ऐसा आ सकता है किस आयोग ने इसकी सिफारिश की, इस तरह से भी आ सकता है, किस आयोग ने। तो जनरली इसमें क्या होता है, एक तो सर्वप्रथम आ जाता है या आ जाता है किस आयोग ने, किस आयोग ने इसकी सिफारिश की। और एक प्रश्न ये बन सकता है आपका कि किस आयोग के बाद इसको लागू किया गया। एक्चुअली क्या होता है ना, इम्प्लीमेंटेशन जो किया जाता है वो सरकार द्वारा किया जाता है। आयोग क्या दे सकती है, सिफारिश ही कर सकती है, सुझाव दे सकती है, लेकिन कितने सुझावों को सरकार द्वारा माना जाएगा और कितने सुझाव वो नहीं मानेगी, ये सरकार के ऊपर डिपेंड है। लेकिन अब प्रश्न ये बनता है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि 3 तरह के आपके प्रश्न बन सकते हैं। एक ये प्रश्न बन सकता है कि सर्वप्रथम आपका किसने कहा था। ठीक। क्योंकि जितने आयोग आपके हैं तो उन्हीं आयोगों में से हम छांटने की कोशिश करेंगे। देखिए, उससे पहले भी कहा होगा तो उससे पहले आपके शिक्षण अभिरुचि में प्रश्न नहीं है। और लेकिन एक बात आप सोचिए कि जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न क्या होता है, आपकी बुक में है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, आपके सिलेबस में होना चाहिए। अगर आपका लिखा होगा भारतीय शिक्षा का विकास, तो इसलिए क्या है कि उसमें से प्रश्न आपके स्वतंत्रता से पहले का भी एक आध प्रश्न उसमें पूछा जा सकता है, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, आप तब चैलेंज कर सकते हो, आउट ऑफ सिलेबस तब कर सकते हो। जैसे भारतीय शिक्षा का विकास दिया है तो आपको किसी और चीज का प्रश्न पूछ दिया, जैसे आपको बुद्धि का प्रश्न पूछ दिया कोई, ठीक है, या हो सकता है व्यक्तित्व का पूछ दिया, उसमें आपका विनय टर्मन या कुछ ऐसा कुछ टर्म आपके यूज कर दिए, तो आप कहोगे कि भैया ये तो क्या है, हमारे सिलेबस से बाहर है, ये तो हमारा उसमें था नहीं। ठीक। लेकिन अगर भारतीय शिक्षा का विकास है, अगर उसने टॉपिक ऐसे दिया है कि भारतीय शिक्षा का विकास, तो हो सकता है एक आध प्रश्न जो है आपका पहले से भी आ सकता है। तो इसलिए कम से कम आप जिस आयोग को पढ़ें उस आयोग से एक जो उसकी मुख्य हेडिंग है, देखिए आपके जितने भी आयोग हैं उससे पहले, चाहे आप कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग देख लीजिए, सार्जेंट रिपोर्ट देख लीजिए, हंटर कमीशन, वुड डिस्पैच, मैकाले जो भी मिनट है, वो किससे संबंधित था, कम से कम उसकी एक हेडलाइन आप जरूर याद करके ले जाएं। इस तरह के भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं, तो इसलिए ये ना कहें कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, फिर बता रहा हूं कि सिलेबस का मतलब है भारतीय शिक्षा का विकास दिया है, तो उन्होंने ये नहीं लिखा है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय शिक्षा का विकास, भारतीय शिक्षा का विकास है। तो एक आध प्रश्न बनता है, बहुत डीप ना पढ़े, लेकिन एक पॉइंट जरूर याद करके ले जाए, किस वर्ष आया था, मुख्य विषय क्या था इसका। ठीक। चलिए, तो इन्होंने कहा सर्वप्रथम किस आयोग ने अंकों के स्थान पर मूल्यांकन में ग्रेड सिस्टम को लागू करने की सिफारिश की। तो इसमें आपके ऑप्शन है राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, और अगला है मुदालियर आयोग, अगला है नई शिक्षा नीति 1986। तो इसका आंसर है मुदालियर कमीशन। देखिए, जो 1986 की शिक्षा नीति थी, इसने भी कहा था कि अंकों के स्थान पर अगर आप क्या करना चाहते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना चाहते हैं,
तो यहां पर क्या करना चाहिए, ग्रेड सिस्टम लागू करना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रश्न दो तरह से पूछा जा सकता है। 1986 के बाद ये लागू हो गया था, इसमें ग्रेड सिस्टम आपका लागू हो गया था, लेकिन पहली बार सिफारिश जो है मुदालियर आयोग ने की थी कि शिक्षा में क्या होना चाहिए, अंकों के स्थान पर ग्रेड सिस्टम का प्रयोग किया जाना चाहिए। इससे भी एक बहुत बढ़िया प्रश्न और बनता है कि किस आयोग में अन्य देशों के शिक्षा विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है या किया गया था। इसमें राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, ज्ञान आयोग। तो इसमें क्या था, आपका जो कोठारी आयोग था, कोठारी आयोग में क्या थे, आपके बाहर के भी सदस्यों को भी शामिल किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी तक जो आयोग बने थे वो केवल क्या थे, आपके भारतीय लोगों द्वारा ही सुशोभित थे। उस आयोग में जो थे भारत के ही लोग थे, लेकिन ये पहला आयोग था, कौन सा, कोठारी कमीशन, जिसमें बाहर के देशों के भी शिक्षा विशेषज्ञों को शामिल किया गया था। याद रखना इसको, बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है ये कि किस आयोग में बाहर के लोगों को भी, यानी कि बाहर के लोगों का मतलब बाहर के शिक्षा विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया था, तो वो है आपका कोठारी आयोग। ठीक, अब एक प्रश्न और बनता है। देखिए मैंने इसमें दोनों प्रश्न बना रखे हैं, आप दोनों प्रश्न मैं आपको बता देता हूं क्योंकि आपको कंफ्यूज ना हो। तो पहला प्रश्न यह है, शिक्षा के सभी स्तरों पर रिपोर्ट देने वाला प्रथम आयोग कौन सा था। शिक्षा के सभी स्तरों पर, सभी स्तर कौन से हैं आपके, आपके वहां प्राथमिक चलता है, ठीक है, और इसके बाद उच्च प्राथमिक, ठीक, उच्च प्राथमिक, और इसके बाद आपका माध्यमिक, फिर उसके बाद उच्च माध्यमिक, ठीक, उच्च माध्यमिक, और इसके बाद उच्च शिक्षा। तो जो आपका कोठारी कमीशन था उसने सभी स्तरों पर क्या दी थी, अपनी रिपोर्ट दी थी। बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है आपका। तो ऑप्शन दिए हैं इसमें, राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, ज्ञान आयोग। तो वो क्या था, कोठारी आयोग, जिसने सभी स्तरों पर क्या दी थी, शिक्षा के सभी स्तरों पर अपने सुझाव दिए थे। तो कोठारी कमीशन था, याद रखना इसको। अगला प्रश्न है, शिक्षा के सभी पक्षों पर सुझाव देने वाला प्रथम आयोग कौन सा था। ऑप्शन है आपके, राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, ज्ञान आयोग, मुदालियर आयोग। तो आपका उत्तर है ज्ञान आयोग। अब मैं इसलिए कह रहा था कि इस दो प्रश्नों में आपका कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए दोनों प्रश्नों में क्या अंतर है, पहला है, एक तो है सभी स्तरों पर, सभी स्तर, स्तर मैंने आपको बताए, स्तर कौन से हैं, प्राथमिक से लेके आपके कहां तक, उच्च तक, ये स्तर हो गए। उच्च, उच्च प्राथमिक, ठीक है, आपका प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, जिसको आप इंटरमीडिएट कहते हैं, और उसके बाद उच्च शिक्षा। तो ये सभी स्तर हो गए। और सभी पक्ष, जो भी पक्ष हैं आपके, सभी पक्षों पर आप कहेंगे तो सभी पक्षों पर जो सुझाव देंगे आपके, देखिए बहुत सारे पक्ष होते हैं। जब आप किसी बालक को शिक्षा देते हैं तो शिक्षा का उद्देश्य उसका सर्वांगीण विकास करना होता है। सर्वांगीण विकास की जब बात करेंगे तो उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आर्थिक तो कह सकते हैं आप, मनोवैज्ञानिक, मानसिक और बौद्धिक, संवेगात्मक, ये सारे पक्ष जो है उसके विकास के होंगे। कौन कौन से पक्ष होंगे, एक तो होगा मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ठीक है, तीसरा हो जाएगा बौद्धिक, चौथा हो जाएगा मानसिक, पांचवा हो जाएगा संवेगात्मक, और एक और पक्ष होता है आपका, उसको कहते हैं हम संज्ञानात्मक। ये पक्ष होते हैं। तो सारे पक्षों का विकास करने वाला, या सभी पक्षों पर ये सब हो, ये सब एक बालक में इसका विकास हो, इसका सुझाव दिया था किसना, आपके ज्ञान आयोग ने। और सभी स्तरों पर सुझाव जो दिए थे वो दिए थे आपके कोठारी कमीशन ने। तो दोनों प्रश्न बनते हैं, दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो थोड़ा सा अंतर होगा, आप कंफ्यूज मत होना। सभी स्तर जब कहेंगे प्राथमिक से लेके उच्च तक, तब आप लिखेंगे कोठारी कमीशन, और सभी पक्ष जब लिखेंगे मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, बौद्धिक, मानसिक, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक, ये सारे जो पक्ष हैं
इनके विकास की जब बात की गई है वो किसके द्वारा की गई है, वो की गई है ज्ञान आयोग। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आयोग के प्रतिवेदन का नाम शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति रखा गया था? ठीक है, किस आयोग के प्रतिवेदन का नाम शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति रखा गया था? ऑप्शन है आपके राधाकृष्णन आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग, नई शिक्षा नीति। तो आपका उत्तर है कोठारी आयोग। इसके जो इन्होंने प्रतिवेदन दिया था, जो इन्होंने रिपोर्ट दी थी, उसमें लिखा था, उसका नाम था शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। अगला प्रश्न, कोठारी आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो ये की गई थी, इसके ऑप्शन है 10 जुलाई 1964, 14 जुलाई 1964, 14 जुलाई 1965, उसके बाद 14 जुलाई 1966। तो आपका उत्तर होगा कितना? 14 जुलाई 1964। देखिए जो ये कोठारी कमीशन था ये 64 से 66 तक रहा था। ठीक है, तो उस समय के शिक्षा मंत्री थे छांगला। तो छांगला को इन्होंने अपना रिपोर्ट दी थी। तो इन्होंने जो अपना नियुक्ति जो इनकी की गई थी वो की गई थी आपकी 64 में, और रिपोर्ट कब दी थी इन्होंने, प्रतिवेदन कब दिया था? 66 में दिया था। ठीक है, तो आप इसको भी देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो इसका नाम ही है कि नई शिक्षा नीति। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसका ऑप्शन आएगा आपका 1968, 1986, 1992, 1996। एक्चुअली होता क्या है, जो आपका 1968 है, जब आपका क्या हुआ था, कोठारी कमीशन का गठन हुआ था, तो कोठारी कमीशन ने जो सुझाव दिए, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनको कैसे अप्लाई किया जाए, उसको कैसे उतारा जाए धरातल में, उसके लिए आपकी किसकी व्यवस्था की गई थी? 68 की गई थी। उसके बाद आपकी नई शिक्षा नीति आई 86, 92, उसके बाद आपका 96। तो इसका जो नाम था ये था 1986 की जो आपकी क्या आई थी, शिक्षा नीति आई थी। ठीक है, कई सारे इसने आपके सुझाव दिए थे। जैसे इनने सुझाव दिए थे, आपका डाइट का सुझाव दिया था, डाइट का सुझाव देने वाले यही थे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ये भी इन्होंने ही दिया था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने दिया था आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसकी बात करने वाले भी कौन थे? जो आपकी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो व्यापक, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसकी बात भी किसके द्वारा की गई थी? ये 86 के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, तो ये कई सारे प्रश्न इसमें से बनते हैं डाइट की, और इससे भी एक अच्छा प्रश्न और इसमें बनता है, जो नवोदय विद्यालय हैं आपकी, नवोदय विद्यालय। ठीक है, नवोदय विद्यालय की स्थापना भी इनके द्वारा ही हुई थी, जो ये आयोग आया था 1986 का। तो कई इसके काम हैं। इसके अलावा एक और काम था इसका, ये भी एक प्रश्न बनता है, आपके जो ओपन यूनिवर्सिटी हैं, खुले विश्वविद्यालय, खुले विश्वविद्यालय, इसका सुझाव भी इसी ने दिया था। एक्चुअली हुआ क्या था, इससे पहले 1985 में आपकी इग्नू की स्थापना हो गई थी। राजीव गांधी के समय का है ये। राजीव गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, और उस समय उन्होंने ये जितने भी सुझाव दिए थे, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हैं, अक्सर इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं 1986 की। तो आपका डाइट का सुझाव दिया था, नवोदय विद्यालय का सुझाव दिया था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का सुझाव दिया था, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सुझाव दिया था, और खुले विश्वविद्यालय का इन्होंने सुझाव दिया था। तो इतने सुझाव इनके द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, तो आप इनको देखेंगे तो इसमें से कई सारे प्रश्न आपके आयोग द्वारा पूछे गए हैं। पिछली बार अगर आप देखेंगे पेपर में, तो ये प्रश्न पिछली बार भी पूछे गए हैं, तो इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए, तो ये कई सारे आपके प्रश्न बनते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई? तो आपके ऑप्शन है 1985, 1986, 1987 और 1988। तो जो आपकी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी, वो की गई थी 1988 में। तो आप उत्तर लिखेंगे 1988। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
शिक्षा के लिए 10+2+3 के पैटर्न का सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि प्रश्न आपका कई तरीके से पूछा जाता है। आपका जो प्रश्न की प्रकृति है उस पर निर्भर करता है कि आपका आंसर कैसे होगा करके। आप हर बार एक ही जैसा आंसर नहीं कह सकते हैं। जैसे अधिकांश बच्चे आपका क्या कहते हैं, अधिकांश मित्र ये बताते हैं जैसे 10+2+3, तो वो सीधे कह देते हैं भैया कोठारी आयोग ने दिया था। ठीक है, तो इसमें 2-3 प्रश्न बनते हैं। वो 2-3 प्रश्न कौन कौन से बनते हैं, मैंने तीनों प्रश्न आपके इसमें लिखे हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से वो 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? तो आपके ऑप्शन बनते हैं मुंबई विश्वविद्यालय आयोग, मद्रास विश्वविद्यालय आयोग दूसरा, तीसरा कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग और चौथा है दिल्ली विश्वविद्यालय आयोग। तो आपका इसका उत्तर होता है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने सर्वप्रथम कहा था कि पैटर्न कैसा होना चाहिए, 10+2+3 का होना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक आध लाइन जो है आपका जब कोरिलेटेड है, उसका सहसंबंध है अगर उन प्रश्नों से, तो पहले से भी आपके पूछे जा सकते हैं। अगला है, भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश किसने की थी? ठीक है, अब सिफारिश किसने की थी, ये दूसरे प्रकार का प्रश्न है। तो इसमें जो आपके ऑप्शन है उसमें से ढूंढेंगे हम कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, राधाकृष्णन आयोग और राममूर्ति आयोग। तो इसका ऑप्शन है कोठारी आयोग। सर्वप्रथम किसने की? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने, जो 1917 में आपका गठित हुआ। और सिफारिश किसने की? तो वो लिखेंगे हम कोठारी आयोग। अब इससे भी एक बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है, ये पिछले साल पूछा गया था। अगर आप देखेंगे पिछले साल का मतलब है जो आपका 2014 में आपका लेक्चरर स्क्रीनिंग का जो पेपर हुआ था, उसमें यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि 10+2+3 शिक्षा पद्धति लागू की गई। कब लागू की गई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1986 में, कोठारी आयोग में, माध्यमिक शिक्षा आयोग में, राधाकृष्णन आयोग में। तो आपका उत्तर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, और आयोग ने भी इसको क्या माना है, सही उत्तर माना है। ये पिछली बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न, जो आपका 2014 में आपका स्क्रीनिंग का पेपर हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि 10+2+ शिक्षा पद्धति जो है लागू की गई, वो कब लागू की गई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। इसलिए इसमें 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, क्योंकि ये 10+2+3 का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे बहुत बढ़िया प्रश्न बनते हैं आपके 2-3-1। तो इन प्रश्नों को आप देखिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों की जो नामांकन में वृद्धि करना है? ठीक है, देखिए आपका जो रेशियो है किसमें, हायर एजुकेशन में, वो ये माना गया है कि बहुत कम रेशियो है। जैसे अभी जो आपकी नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें एक बात की गई है GER की। ठीक है, इसका अर्थ है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। ठीक है, जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है इसका अर्थ आप हिंदी में लिखेंगे तो स्कल नामांकन अनुपात। ठीक, देखिए तो GER है, भारत में जो है लगभग 25% के आसपास है। कितना? 25%। 25% है अभी GER रेशियो। ठीक है, कहां? हायर एजुकेशन में। अब इसको बढ़ाना है। नई शिक्षा नीति जो आई है अभी 2020 में आपकी लागू हुई है, तो इसमें भी इस बात को स्वीकार किया गया है, जो GER रेशियो है आपका, इसको बढ़ाना है। सकल नामांकन अनुपात जो है, इसमें भी आप देखेंगे जो SC वाले हैं उनका GER रेशियो केवल 21 है, और जो ST वाले हैं उनका GER रेशियो केवल 18% है। अर्थात जो पिछड़ा तबका है उसकी GER रेशियो और भी कम है। तो ये कहा गया है कि इसमें कि इस GER रेशियो को हम 2030 तक, ठीक है, कितना कर देंगे? 50% कर देंगे। कितना कहा है? इस GER रेशियो को हम कितना करेंगे? आपका 50% करेंगे। हालांकि उत्तराखंड की स्थिति थोड़ी सी अच्छी है। उत्तराखंड में जो आपका GER रेशियो है वो 40 के आसपास है। 40% जो है ये GER क्या है, देखिए इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं, थोड़ा और बताते हैं, चर्चा करते हैं इसमें कि देखिए
जो बच्चे इंटर पास करते हैं उसके बाद वो उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में कितने बच्चे नामांकित होते हैं उसको बोलते हैं आपका सकल नामांकन अनुपात। पास कितने होते हैं मुझसे मतलब नहीं है, नामांकित कितने होते हैं। देखिए आपके जितने बच्चे जाते हैं उसमें से, जितने बच्चे पैदा होते हैं उसमें से केवल आपके 25% ही हायर एजुकेशन में नामांकित हो पाते हैं, और जो लास्ट तक जो डिग्री लेते होंगे तो उनका और भी कम आ जाता होगा। तो इसको कौन देखता है कि इस नामांकन में वृद्धि हो, तो इसके लिए ऑप्शन है आपके सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, उपरोक्तों में से कोई नहीं। तो नाम से ही पता चल रहा है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के द्वारा इस नामांकन में, इस GER रेशियो में बढ़ोतरी की बात जो करता है वो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान करता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। निम्न में से शिक्षा के तृतीय स्तर पर मुख्य प्रबंधक निकाय कौन सा है? ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, NCERT जिसको हम कहते हैं। आगे है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसको आप क्या कहते हैं, UGC है। तो तृतीय स्तर पर मुख्य प्रबंधक निकाय आपका कौन सा है? वो है UGC। तृतीय स्तर का मतलब होता है प्राथमिक, आपका जो है यहां तक आप क्या मान सकते हैं, एक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर एक, दूसरा स्तर आपका माध्यमिक, और तृतीय स्तर क्या है आपका? वो है आपका उच्च शिक्षा। तो उसमें कौन देखता है आपका? वो देखता है आपका UGC। ठीक है, देखिए थोड़ा सा उसने चेंज कर दी भाषा, इसलिए क्या है थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप। तृतीय की बात जब करेंगे तो वो कौन करता है? विश्वविद्यालय आयोग, जिसको हम क्या कहते हैं आपके UGC भी कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? UGC भी कहा जाता है। तो UGC देखता है तृतीय स्तर में किस तरह से आपकी शिक्षा की व्यवस्था है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सक्रिय विश्वविद्यालय की अवधारणा को प्रतिपादित करती है? सक्रिय विश्वविद्यालय यानी कि एक्टिव कौन कौन से हैं? UNDP, यूनेस्को, UGC और NCERT। तो आपका इसमें उत्तर आएगा, वो आएगा यूनेस्को। इसको ध्यान से देखेंगे जो इसका आंसर है वो है आपका यूनेस्को। यूनेस्को क्या करता है? जो आपके विश्वविद्यालय जो आपके क्या है कामकाज है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक निकाय है जो क्या देखती है? यूनेस्को। तो ये आपका जो बच्चों की शिक्षा वगैरह इसके लिए देखती है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? सक्रिय विश्वविद्यालय की संज्ञा भी इसको दी जाती है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक क्या है? निकाय है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च शिक्षा का नियामक है? ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है आपका। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अगला ऑप्शन है NCERT, AIECTE कौन सा है? वो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसका काम ही आपका क्या है? उच्च शिक्षा में काम करना है। इसका नाम है UGC। भारत सरकार की नियति को इसकी कक्षाओं में साकार रूप दिया जा रहा है। आप कोटेशन पढ़िए, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, कि भारत की नियति को इसकी कक्षाओं में साकार रूप दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस दस्तावेज में इस बात का उल्लेख है? ठीक, तो कौन से दस्तावेज है? एक तो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहला, दूसरा है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, तीसरा है शिक्षा आयोग, चौथा ऑप्शन है विश्वविद्यालय आयोग। कोटेशन आप याद रखना कि भारत की नियति को इसकी कक्षाओं में साकार रूप दिया जा रहा है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है शिक्षा आयोग, जिसको हम कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो उन्होंने ये कहा था, उसमें ये लिखा गया है कि जो भारत है उसकी जो नियति है कैसा ये होगा, तो उसके कक्षाओं में उसको साकार रूप दिया जा रहा है। ये कोठारी कमीशन के लिए कहा जाता है, जिसको हम शिक्षा आयोग भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था ने शिक्षा के 4 स्तंभों की अवधारणा दी है? अब वो ऑप्शन है आपके UGC, यूनिसेफ और उसके बाद NCERT और उसके बाद यूनेस्को। तो इसका आंसर है यूनेस्को। कितने स्तंभ बताए हैं? 4 स्तंभ। अगला है निम्नलिखित में से किस कथन को समेकित दृष्टिकोण कहा जाता है? समेकित मतलब यह होना चाहिए उसका किसी से
जुड़ना होना चाहिए या कहीं पे उसका प्रयोग होना चाहिए, तो उसको समेकित दृष्टिकोण कहा जाता है। तो यह है शिक्षण संस्थानों द्वारा शिक्षा, शिक्षा को जीवन से जोड़ना, और परंपरागत शिक्षण और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा आपका शिक्षा को जीवन से जोड़ना। जब हम शिक्षा को जीवन से जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं समेकित शिक्षा। ठीक है, समेकित शिक्षा। समेकित शिक्षा का अर्थ है कि शिक्षा को आप क्या करेंगे, जीवन से जब जोड़ते हैं तो उसको समेकित दृष्टिकोण बोला जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है एक, समेकित दृष्टिकोण किसे कहा जाता है? तो आप लिखेंगे शिक्षा को जीवन से जब जोड़ा जाता है, क्योंकि मुख्य काम क्या है कि शिक्षा प्राप्त करने का, कि हम अपना जो भी काम करें, हम अपना जो भी कार्य करें, उस कार्य में उस शिक्षा का हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस आयोग की रिपोर्ट को शिक्षा और राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस आयोग की रिपोर्ट को शिक्षा और राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो आपके आंसर ऑप्शन है राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, इसके बाद उपरोक्त में से कोई नहीं, तो वो है आपका कोठारी आयोग। तो क्या है कोठारी आयोग? आपका किस निम्नलिखित में से किस आयोग की रिपोर्ट को शिक्षा और राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो आप लिखेंगे कोठारी आयोग। अब निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1972 में 10+2+3 शिक्षा संरचना पर राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन है DS कोठारी, PD शुक्ला, राधाकृष्णन और मुदालियर। तो इसका आंसर है PD शुक्ला। अगला है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो बना था आपका कितने में? 2005 में। ठीक, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग प्रोफेसर यशपाल, सैम पित्रोदा, अनिल काकोडकर। तो इसका उत्तर है सैम पित्रोदा। याद रखना, बहुत बार पूछा गया है ये, अभी जितने भी पेपर हुए थे अलग अलग स्टेटों के जो शिक्षा से संबंधित थे, उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग थे जो सैम पित्रोदा हैं, ये बहुत फेमस आदमी है। पिछली बार आपने सुना होगा जब पुलवामा अटैक हुआ था तो ये बड़ा ही विवादास्पद, इन्होंने एक विवादास्पद क्या दिया था, अपना स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट के बाद इनकी बहुत आलोचना हुई थी, तो इसलिए बहुत फेमस आदमी है सैम पित्रोदा। आप याद रखना इनको, ये क्या थे, ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, 2005 में गठित हो गया था और 2009 में आपने इन्होंने क्या दी थी, रिपोर्ट दी थी, 3-4 भागों में रिपोर्ट दी थी। ठीक, 4 भागों में, 2006, 7, 8, 9। तो 9 में आप मानते हैं कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है, कौन है ये? सैम पित्रोदा ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या संगठन विश्वविद्यालय हैंडबुक को प्रकाशित करती है? तो उसमें ऑप्शन है आपके, ठीक है, विश्वविद्यालय हैंडबुक, ये याद रखना। कौन प्रकाशित करता है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, इंटर यूनिवर्सिटी केंद्र, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। तो इसका उत्तर है भारतीय विश्वविद्यालय संघ आपका क्या करता है, विश्वविद्यालय हैंडबुक प्रकाशित करता है। अगला है, शिक्षा के विभिन्न स्तरों के अंतर्गत समस्या समाधान की योग्यता का विकास होता है। ठीक है, तो इसमें है आपका ऑप्शन है स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है स्मृति स्तर, इसका उत्तर है स्मृति स्तर। तो आप ध्यान देंगे, तो स्मृति स्तर पर समस्या समाधान की योग्यता का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, किस स्तर पर? आपका वो है आपका स्मृति स्तर पर। ठीक है, याद रखिए। अगला है, मूल पाठ्यचर्या किस बात पर बल देती है? ठीक है, समस्या समाधान पर, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया पर, विषय वस्तु का सुप्रसिद्ध पिंड और विभिन्न विषय वस्तु का एकीकरण पर। तो आप लिखेंगे इसमें, इसका आंसर होगा प्रजातांत्रिक प्रक्रिया पर। देखिए, तो पाठ्यचर्या है वो सभी के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग, जब आप पाठ्यचर्या कैरिकुलम का निर्माण करते हैं उसमें सभी कुछ देखा जाता है, क्योंकि भारत जो है बहुभाषी देश है, उसमें बहुत सारे धर्म हैं, जातियां हैं, क्षेत्र हैं। तो
तो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, तो सबको समावेश होना चाहिए। तो इसलिए जब भी हम बात करेंगे पाठ्यचर्या की, तो वो प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण लेके जाएंगे, जिससे सभी धर्म सबको समावेशी शिक्षा, जिसको हम नाम देंगे समावेशी शिक्षा की बात करेंगे। कब आया था समावेशी शिक्षा? समावेशी शिक्षा भी आया था, जो आपकी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, वो कब? 1986 में। वहां पर ही क्या की गई थी? आपकी समावेशी शिक्षा की भी बात की गई थी। ये भी आप क्या करेंगे? ध्यान देंगे। और सबसे पहले जो समावेशी तरह की बात करने वाले थे, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने 1910 में जो है आपने इसी प्रकार की बात की थी। जैसे समानता के लिए शिक्षा, आपके उसमें एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, तो वो भी इसी प्रकार का आपका दृष्टिकोण रखता है। समानता के लिए शिक्षा अर्थात सभी लोगों को क्या होनी चाहिए? सभी लोगों को शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए, सभी लोगों तक होनी चाहिए, सभी लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए, सब पढ़ें सब बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रजातांत्रिक प्रक्रिया इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, अध्यापन व्यवसाय के आरंभ में अध्यापक की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकल कारक है। कौन सा कारक है? व्यक्तिगत एवं कक्षा से समायोजन की योग्यता, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, अभिवृत्ति तथा दृष्टिकोण, मौखिक प्रवाह एवं संगठनात्मक योजना, और अगला है सक्षमता तथा व्यवहारिक आचार। तो इसका सही उत्तर होगा जीवन के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति तथा दृष्टिकोण जिसका होगा, तो वो अध्यापक क्या होगा? सर्वाधिक सफल होगा। ये एकल कारक है। अगर हम कहेंगे एक ही कारक बताओ जिससे क्या हो सकता है, कोई अध्यापक सफल हो सकता है अध्यापन व्यवसाय में, तो आप लिखेंगे जीवन के प्रति उसका सकारात्मक, उसकी अभिवृत्ति होना चाहिए, उसका एटीट्यूड जो होना चाहिए जीवन के प्रति पॉजिटिव होना चाहिए लाइफ के प्रति, और दूसरा उसका जो दृष्टिकोण है वो भी क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए जीवन के प्रति। अध्यापक सामान्यतः पाठ पढ़ाने के दौरान और उसके तत्काल बाद विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है ताकि उसकी अधिगम का मूल्यांकन किया जा सके, उसके अनुसार अगला पाठ पढ़ाया जा सके। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार का उदाहरण है? देखिए, ये हम जो सतत मूल्यांकन करते हैं, पठन पाठन के साथ साथ आपका मूल्यांकन भी होता रहता है, उसी के आपके अंतर्गत है। तो उसमें किस प्रकार का आपका मूल्यांकन है पूछ रहे हैं, तो संकलनात्मक मूल्यांकन है, निर्माणात्मक मूल्यांकन है, समवर्ती मूल्यांकन है, या नैदानिक है। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसमें, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा निर्माणात्मक मूल्यांकन। अर्थात निर्माणात्मक मूल्यांकन जो है वो अगर अध्यापक ऐसा करता है, उस पाठ पढ़ाएगा और पूछेगा, उसके बाद वो अगले चैप्टर में या अगले अध्याय में जाता है, तो वो निर्माणात्मक आपका क्या होगा? मूल्यांकन होगा। अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोजित किया जाने वाला अध्यापक पात्रता परीक्षा निम्नलिखित में किस प्रकार का उदाहरण है? अध्यापक पात्रता परीक्षा टीईटी सभी करते हैं, तो किस प्रकार का परीक्षण है? नियोजन परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। देखिए, आपकी क्षमता परखी जा रही है कि आप एक शिक्षक बनने के लायक हैं या नहीं है, वो क्षमता आपके अंदर है या नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे अभिक्षमता परीक्षण। देखिए, अभी ना आपका क्या होता है कि शिक्षा के दौरान जब आप पढ़ते हैं तो शिक्षा में ये प्रयोग किया जाता है, ये उपसर्ग है जो अभी, जैसे प्रेरणा होती है अभिप्रेरणा लगा देते हैं, तो ऐसी क्षमता है उसके आगे अभी लगा दिया। जैसे अभिवृत्ति तो ठीक है, जैसे अभी बहुत बार आप देखेंगे जब भी आप शिक्षा का आप प्रयोग करेंगे तो क्षमता के लगाएंगे, तो आपकी क्षमता का परीक्षण करने के लिए, तो इसको शिक्षा में जब प्रयोग कर रहे हैं तो अभिक्षमता उपसर्ग लगा देते हैं अभी। तो अब हम क्या करेंगे? अभिक्षमता की बात करेंगे। अगला है श्रृंखला अधिगम किससे संबंधित है? ब्रूनर से, गेने से, टॉलमैन से, थॉर्नडाइक से। तो इसका उत्तर है गेने से। श्रृंखला मतलब एक के बाद एक सीखना। ठीक है, यह अभिक्रमित अनुदेशन की बात नहीं हो रही है, यानी कि आपकी बात हो रही है कि श्रृंखला के साथ सीखा जाए, जिसको सीखना है आप स्टेज के तहत सीखा जाए। तो अभिक्रमित अनुदेशन भी इसी प्रकार का है जो स्किनर द्वारा दिया गया है, वो अलग चीज है। ठीक है, दोनों में आप कंफ्यूज मत होना। यहां पर क्या है आपका श्रृंखला अधिगम है और वहां पर क्या है अभिक्रमित अनुदेशन है, वो अलग चीज है। पाठ्यचर्या की प्रभाविता निर्धारण में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वप्रधान है? ठीक है, जब पाठ्यचर्या आप का निर्धारण करेंगे, कौन सा जो प्रभावित करेगा उसको, किसको? पाठ्यचर्या को, वो सबसे प्रमुख कौन सा है? अध्यापक की क्षमता, समुदाय का सहयोग, संस्था का हित, प्रशासन का नेतृत्व और
अध्यापक की क्षमता। तो कौन सा है इसमें? वो है अध्यापक की क्षमता। आंसर होगा इसका अध्यापक की क्षमता। कोठारी आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा शिक्षा पर कितना प्रतिशत खर्च किए जाने की सिफारिश की गई है? तो वह है 6%। जो आपका कोठारी कमीशन आया था 1964 में, और उसके बाद 1986 में जो आपकी नई शिक्षा नीति आई, दोनों ने कहा कि शिक्षा में कितना प्रतिशत होना चाहिए? 6% आपका खर्च होना चाहिए। वर्तमान में आपका 3 से 4% के बीच आपका शिक्षा पर खर्च किया जाता है कुल बजट का, जबकि इन्होंने सिफारिश की थी कोठारी कमीशन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा कि 6% आपका क्या होना चाहिए? खर्च होना चाहिए शिक्षा के ऊपर टोटल बजट का। अगला है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बनाई गई समिति द्वारा औद्योगिक संस्थानों की स्वायत्तता की बात की गई, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है आपके सैम पित्रोदा, दौलत सिंह कोठारी, अनिल काकोडकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका अनिल काकोडकर। ठीक है, कौन है? अनिल काकोडकर। अगला है अभिक्रमित अनुदेशन के जनक कौन है? ऑप्शन है स्किनर, ब्लूम, जॉन डीबी, डॉक्टर पटेल। तो आपका ऑप्शन है स्किनर। अब बात करते हैं अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है करके, थोड़ा सा बता देते हैं इसमें। अभिक्रमित अनुदेशन की आप जब बात करेंगे, अभिक्रमित अनुदेशन, देखिए अभिक्रमित अनुदेशन में क्या होता है, जैसे आप लोग गेम खेलते होंगे, तो गेम में क्या होता है, आप एक स्टेज पार करते हैं तो उसके बाद आप दूसरे स्टेज में पहुंचते हैं, और जैसे ही आप पहला स्टेज चाहे भले ही पार करें ना करें, पृष्ठ पोषण जो फीडबैक है उसके बाद जरूर मिलता है आपको। कैसे? जैसे आप फेल हो गए, माना आप उसको पास नहीं कर पाए उस स्टेज को, गेम में आप देखते होंगे, उससे क्या होगा आपका, वो कहता है आपसे सॉरी, और अगर आपने पास कर दिया वो कहता है आपसे गुड। तो उसके बाद आप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे। जब आप नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं तो इससे क्या होता है, उसका स्तर भी बढ़ता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अभिक्रमित अनुदेशन। ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका रेखीय, रेखीय मतलब जब आपका अनुदेशन सीधे सीधे होगा, एक स्टेज के बाद दूसरा स्टेज। दूसरा होता है आपका शाखी, जो शाखा होती है, शाखीय होता है। शाखी का मतलब होता है आपका ऐसा ना हो कि इधर को भी चले जाएगा, इधर को भी चले जाएगा, ऐसे करके आपका इस तरह से होगा, थोड़ा जिगजैग मॉडल में आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसको बोलते हैं अभिक्रमित अनुदेशन। बच्चा अपने आप ही क्या करता है, सीखता है उसमें। ठीक, इसमें क्या होता है, योग्य शिक्षकों की कमी को आप इसमें पूरा कर सकते हैं, यानी कि आपके पास योग्य शिक्षक नहीं है तो इसके द्वारा आप इसकी पूर्ति कर सकते हैं। इसमें क्या है कि शिक्षक और छात्र की अंतःक्रिया जरूरी नहीं है, लेकिन प्रश्न ये बनेगा कि क्या इसमें शिक्षक महत्वपूर्ण है या नहीं? बिल्कुल है, इसमें शिक्षक होना चाहिए, लेकिन अंतःक्रिया कोई जरूरी नहीं है और उसकी आवश्यकता नहीं है। तो किसने दिया था? स्किनर ने। आगे, शिक्षक केंद्रित शिक्षण आव्यूह है एकल आव्यूह, संरक्षणवादी आव्यूह, प्रभुत्ववादी आव्यूह, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा कि प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह। अर्थात अगर शिक्षक केंद्रित हो गया तो शिक्षक जो चाहेगा उसका प्रभुत्व है, उस तरह से क्या करेगा, पढ़ाएगा अपना। अगला है, किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? तो उसके ऑप्शन है प्रवचन विधि में, प्रदर्शन विधि में, प्रयोगात्मक विधि में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि में क्या होता है, उद्दीपन और अनुक्रिया। देखिए उद्दीपक क्या है, उद्दीपक आपका कोई स्टिमुलस है। जैसे ये पेन है, ये पेन है, तो जैसे ही मैं इसको देखूंगा, जैसे ही मैं इसको देखूंगा ये उद्दीपक है। कुछ भी, सब, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, वो सब उद्दीपक है, स्टिमुलस है सब। लेकिन अब क्या होगा, जब मैं इसको देखूंगा तो मेरे मन में ये विचार आएगा, यानी कि मेरी जो प्रतिक्रिया रहेगी, जिसको हम क्या करेंगे, अनुक्रिया कहेंगे। तो मेरी जो प्रतिक्रिया रहेगी, मेरी अनुक्रिया ये रहेगी कि मैं इसको ले जाऊं और क्या करूं, मैं बोर्ड पे लिखूं। यही तो मेरी अनुक्रिया रहेगी। तो ये क्या है, इसको बोलेंगे उद्दीपक और अनुक्रिया। इन संबंधों का जब अध्ययन किया जाता है तो उस विधि का नाम है आपका प्रयोगात्मक विधि। अगला प्रश्न है आपका, संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया? तो आपके ऑप्शन है गेने, स्किनर, जोरोम ब्रूम,
जॉन डीवी, तो आपका आंसर है जेरोम ब्रूम। अगला है प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा को सभी के लिए कब तक प्राप्त करना था? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये पूछा भी गया है पहले। तो इसके ऑप्शन है आपके 2004 तक, 2005 तक, 2006 तक, 2007 तक। तो आपका उत्तर है 2007 तक। ठीक है, 2007 तक आपका सर्व शिक्षा अभियान का ये लक्ष्य था। अब प्राप्त हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन कब तक करना था? 2007 तक आपको क्या करना था? शिक्षा को सभी के लिए प्राप्त करना था। जो भी छूटे हुए हैं तो सर्व शिक्षा अभियान में इसको पूरा करना था। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने की आयु सीमा है, कितनी आयु है? तो वह है आपका ऑप्शन है पहला 6 से 15, 6 से 12, 6 से 18, 6 से 14। तो उत्तर है आपका 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष तक आप क्या कर सकते हैं? सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आप क्या हो सकते हैं? नामांकित हो सकते हैं। अगला है, शिक्षा में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई। क्यों चलाई गई शिक्षा में मध्याह्न भोजन योजना? शिक्षा की गुणवत्ता के लिए, शिक्षा के एकीकरण के लिए, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए और शिक्षा में सुधार के लिए। देखिए, सभी के लिए शिक्षा हो, सार्वभौमिकरण करने के लिए हमने शिक्षा में क्या चलाया? मध्याह्न भोजन योजना चलाई। जिसके अगर कोई बच्चे ऐसे थे जिनके पास खाने पीने की दिक्कतें थी, तो वो बच्चे उनको पोषण भी मिलता रहे और वो क्या करें? शिक्षा भी प्राप्त कर सकें। इसलिए शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए, सार्वभौम मतलब होता है सभी के लिए, शिक्षा की बात करने के लिए ही हमने मध्याह्न भोजन योजना चलाई 1995 से। ठीक है, अगला है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए, इसका जो हमारा आंसर है पिछले प्रश्न का, ये हम देख चुके हैं। अगला है, अक्षय पात्र फाउंडेशन किससे संबंधित है? अक्षय पात्र फाउंडेशन, तो आपके ऑप्शन है शिक्षा में मात्रात्मक परिवर्तन के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। और देखिए, यह है आपका प्राथमिक, अगला ऑप्शन है प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के मध्याह्न भोजन से। तो आपका ऑप्शन है प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के मध्याह्न भोजन के लिए। तो जो अक्षय पात्र फाउंडेशन है आपका, वो है प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के मध्याह्न भोजन के लिए। ठीक, भारत सरकार की शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान कब पारित किया गया था? हमने कहा ना 2007 तक सबको क्या मिलनी चाहिए? शिक्षा मिलनी चाहिए, सभी को उसमें शामिल किया जाना चाहिए। 2007 का लक्ष्य रखा गया था। तो इसके ऑप्शन है 2000, 2003, 2001, 2002। मतलब कब किया गया था सर्व शिक्षा अभियान? सब पढ़े सब बढ़े, इसका कोटेशन था, बड़ा अच्छा कोट था इसका, सब पढ़े सब बढ़े। ठीक है, तो इसका गठन किया गया था 2001 में। ठीक है, क्या था सर्व शिक्षा अभियान का कोट? वो था आपका सब पढ़े सब बढ़े। अगला है, केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, कब किए गए? ऑप्शन है आपके 1960 में, 61 में, 62 में, 63 में। तो आपका उत्तर है 1963 में। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य कब आरंभ किया? सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, संयुक्त राष्ट्र ने भी शुरू किया। तो वो कब किया? 2015 में पहला ऑप्शन, दूसरा 2016 में दूसरा ऑप्शन, 2017 में तीसरा ऑप्शन और 2018 में चौथा ऑप्शन। तो इसका सही उत्तर है 2015 में। ठीक, अगला है, हार्डवेयर उपागम का आधार है। हार्डवेयर, देखिए हमने आपके जब शिक्षा तकनीकी आपने पढ़ी होगी या हमने पढ़ी होगी, तो तब हमने वहां पे जो है तकनीकी, जो आप शैक्षिक तकनीकी है उसके अंतर्गत हमने उपागम पढ़े थे। तो उसमें एक हार्डवेयर था। तो वो हार्डवेयर क्या था? हमने कहा था, क्या कहा था आगे बात करते हैं, पहले इसके ऑप्शन देखते हैं। इसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, अप्लाइड इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक नियम। इसका उत्तर है अप्लाइड इंजीनियरिंग। थोड़ा बता देता हूं कि क्या है ये करके। देखिए, शिक्षा तकनीकी में आपका एक होता है आपका क्या, हार्डवेयर उपागम, एक होता है सॉफ्टवेयर उपागम। हार्डवेयर उपागम जब भी आएगा तो वहां पे मशीनों का प्रयोग किया जाएगा। आपका उत्तर में जब भी मशीन होगी, कोई भी हो सकती है, टीवी हो सकती है, जैसे आपने इसने अप्लाइड इंजीनियरिंग लिखा है, तो इंजीनियरिंग के जरिए जितने भी आपके क्या होंगे, वो आपके मशीनें होंगी, वो सब हार्डवेयर उपागम में आएंगे। और ये जितने भी
सिद्धांत, नियम, विधियां, प्रविधियां जितने भी होंगे वो क्या आएंगे, आपके सॉफ्टवेयर उपागम में आएंगे। तो दो प्रकार के उपागम मैंने वहां पे बताए थे आपके, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर के अंतर्गत आपके क्या आते हैं, मशीन आते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने बुद्धि के शिक्षण के लिए कौन सा विभाग खोला है एनसीईआरटी ने? तो उसमें है शिक्षा विभाग, सामाजिक विभाग, मनोवैज्ञानिक विभाग, कंप्यूटर विभाग। तो इसका आंसर होगा आपका मनोवैज्ञानिक विभाग। अगला प्रश्न है, कौन सा घटक सूचना पर क्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित है? तो ऑप्शन है सामान्य स्मृति, जीवन पर्यंत स्मृति और विशिष्ट स्मृति, और अगला है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका जीवन पर्यंत स्मृति। अगला है, प्रत्येक विकसित होता है, कैसे विकसित होता है? स्वधारणा से, लोगों की धारणा से, स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से, उपरोक्त में से कोई नहीं। स्वधारणा और लोगों की धारणा से भी होता है, अर्थात हम जिस समाज में रहते हैं तो उसका इंपैक्ट भी हम पे पड़ता है, और जैसे हम हैं उसका तो पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, तो अपनी धारणा से और दोनों लोगों की धारणा से, देखिए मिरर इमेज होती है। आपका जो समाज होता है वो आपका एक प्रतिबिंब होता है। समाज आपको जैसा कहता है आप भी वैसे ही हो जाते हैं। तो इसलिए स्वधारणा से भी आप विकसित होते हैं और लोगों की धारणा से भी आप क्या होते हैं, विकसित होते हैं। अगला है, संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। ऑप्शन है आपके जॉन डीवी, डॉक्टर पटेल और डेनियल गोलमैन। तो इसका सही आंसर है आपका डेनियल गोलमैन। अंतिम और लास्ट प्रश्न है आपका, अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व है, क्या है? सीखने का स्तर कम, ज्ञान की कमी, कल्पना शक्ति का अभाव, प्रशिक्षण की कमी। तो आपका आंसर है कल्पना शक्ति का अभाव, क्योंकि जब आप अध्यापक हैं तो आपकी कल्पनाशीलता और चिंतनशीलता विकसित होनी चाहिए, जिसके आधार पर आप अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। तो ये कुछ बहुत ही बढ़िया आपके प्रश्न थे, आप इन प्रश्नों को देखिए। आपका पेपर होने वाला है उत्तराखंड लेक्चरर का, तो उसमें शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप इनको ध्यान से देखिए और आपके जो भी सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, या आपका कोई प्रश्न है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।